हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द concept of physics. In our previous lecture, we discuss about the concept of power. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पावर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम पावर के बेस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन द फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज, वो हम आज सॉल्व करेंगे। सो मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 6.11 की बात करते हैं। देखते हैं हमें क्या गिवन है। एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। ये जो 1800 kg लोड है जो एलिवेटर कैरी करता है मैक्सिमम, वो एलिवेटर प्लस पैसेंजर का लोड है इन मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स opposing the motion is 4000 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स है जो एलिवेटर के मोशन को अपोज करता है वो कितना फोर्स अप्लाई लगाता है? 4000 न्यूटन जितना लगाता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एलिवेटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द पावर मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। बच्चों, हमें वॉट में जो एलिवेटर है वो एलिवेटर मैक्सिमम कितना वाट डिलीवर करती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और वाट में फाइंड करना है एंड हॉर्स पावर में। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन टू डिफरेंट यूनिट्स। फर्स्ट इज इन वाट्स एंड सेकंड वन इज इन हॉर्स पावर। बोथ आर द यूनिट्स ऑफ पावर। चलो, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। चलो, हमें यहां पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे कैल्सी कहां पे गया हमारा? कैल्सी, ओके, दिस इज अ कैल्सी। ओके, चलो बच्चों, हमें क्या गिवन है? एन एलिवेटर कैन कैरी मैक्सिमम लोड। सो यहां से हम लिख सकते हैं मैक्सिमम लोड जो कि हमें किलोग्राम में दिया गया है। सो यहां से मास ऑफ, और वी कैन से मैक्सिमम लोड m is equal to, that is mass is equal to 1800 kg. ओके, चलो अब देखो, इन मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड। सो यहां से कांस्टेंट स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, दैट इज वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो अपवर्ड में मोशन कर रही है। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन। सो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स opposing the motion of elevator। सो फ्रिक्शन फोर्स को बच्चों हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। सो स्मॉल f इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। ओके, चलो, determine the maximum power. We have to find maximum power, so we have to find P maximum. okay okay, चलो अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक एलिवेटर ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर में पैसेंजर है, ये रहे पैसेंजर। ओके, तो अब देखना, ये जो एलिवेटर है वो लोड कैरी करके 1800 kg का लोड कैरी करके वो किस डायरेक्शन में मोशन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मींस मोशन ऑफ द एलिवेटर इज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे, जब ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा तब उस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? फर्स्ट फोर्स लगेगा, दैट मींस विच इज द वेट ऑफ एलिवेटर प्लस पैसेंजर। ओके, तो फर्स्ट तो उस पे वेट लगेगा, एंड दूसरा हमें यहां पे गिवन है द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे ये जो एलिवेटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। सो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब देखो यहां पे
इस एलिवेटर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो वेट फोर्स है, इन द फॉर्म ऑफ वेट लग रहा है एक, और एक मोशन को अपोज करता हुआ एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि वो भी डाउनवर्ड में लग रहा है, बिकॉज एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एलिवेटर पे कितने फोर्स एक्ट करते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स, नेट फोर्स, और वी कैन से टोटल फोर्स F इज इक्वल टू, एक तो उसका वेट फोर्स है, यहां से हम लिखेंगे वेट फोर्स प्लस दूसरा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स है। ओके बच्चों, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से हम फोर्स निकालते हैं। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एलिवेटर, सो वेट फोर्स इज इक्वल टू mass into gravitational acceleration, or we can say acceleration due to gravity, plus frictional force acting on a body. So total force F is equal to, now the mass of elevator plus passenger, which is given by 1800 multiply by acceleration due to gravity हमें पता है 9.8, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो 4000 न्यूटन का लगता है, ऐसा हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ से हम फोर्स फाइंड करेंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू, अब हम 1800 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1800 मल्टीप्लाई बाई 9.8 इज इक्वल टू 17640 प्लस ये 4000 न्यूटन का भी फोर्स लगेगा। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एलिवेटर प्लस 4000, तो वो आ जाएगा 21640, और ये जो टोटल फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होगा बच्चों, न्यूटन होगा। सो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन एलिवेटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 21,640 न्यूटन। अब बच्चों देखो, हमें यहां पे पावर निकालना है। सो यहां पे हमें कांस्टेंट वेलोसिटी भी पता है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ द एलिवेटर भी पता है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में जब पावर के फॉर्मूला निकाले थे, तब हमने पावर के 2 फॉर्मूला निकाले थे। पावर इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम वर्क इज डन। किसी बॉडी ने पर यूनिट टाइम जितना वर्क किया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और पावर का एक दूसरा भी फॉर्मूला हमने निकाला था, पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग एट दैट इंस्टेंट। तो पावर के हमारे पास 2 फॉर्मूला थे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, एंड पावर इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब देखो यहां पे बच्चों, यहां से हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू पावर P इज इक्वल टू फोर्स F डॉट वेलोसिटी V। अब बच्चों देखो, यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। ओके, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज एंगल कितना होगा, फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में 0 एंगल होगा। सो पावर P इज इक्वल टू इफ वी टॉक अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू FV। सो पावर डिलीवर्ड, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द एलिवेटर, सो पावर P इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा, 21640 कितना लगा, मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द एलिवेटर इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू एलिवेटर इज, सो P मैक्सिमम इज, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 43280।
43280। ओके, इतना पावर, और पावर हमें मिला वाट में। किस में मिला बच्चों? वाट में मिला। दिस इज अ पावर, जो कि हमें पूछा गया है कि पाई कितना पावर होगा। अगर बच्चों हम इसको किलोवाट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अभी डेसिमल पॉइंट है तो वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके बच्चों, हम यहाँ पे फिर से रब करके लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम कुछ स्पेस का जुगाड़ लगाते हैं। ओके, चलो फिर से, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ओके, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा 21640 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, जो कि वो स्पीड है। सो पावर इज इक्वल टू 21640 कितना मिला? 43280 43280 वाट। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये हो गया पावर। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है बच्चों, वो यहाँ पे है, 0 के बाद में है। तो अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम 1 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, सेकंड, थर्ड, तो हम लिख सकते हैं 43, और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू 43.280 किलोवाट। हम किलोवाट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे फिर से एक बार, अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डेसिमल शिफ्ट करते हैं, 3 डिजिट शिफ्ट होते हैं डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3, तो यहाँ पे जो पावर है वो 10 के प्लस पावर में इंक्रीज होगा, सो 10 पावर 3 हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पावर 3 वी कैन राइट 1 किलो, सो 43.280 किलो वाट। सो ये हमें बच्चों मिल गया आंसर किलोवाट में। हमें अगर किलोवाट में पूछा गया होता तो हम ये वाला आंसर हमें लिखना पड़ता है। चलो देखो यहाँ पे अब, ओके चलो स्पेस हो गई। चलो अब हमें इसको क्या किसमें फाइंड करना है? हॉर्स पावर में फाइंड करना है। बच्चों अगर हमें वाट में पता है तो हॉर्स पावर में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास वाट एंड हॉर्स पावर के बीच का रिलेशन है। वी नो दैट 746 watt is equal to 1 horsepower. 746 watt is equal to 1 horsepower. Therefore यहाँ से हम लिख सकते हैं 43280 watt is equal to question mark. हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो वी कैन राइट 43280 वाट मल्टीप्लाई बाई, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 हॉर्स पावर के साथ होगा, डिवाइडेड बाई 746 वाट। तो देखो यहाँ पे वाट कैंसल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये दोनों वाट कैंसल आउट हो गए। सो द फाइनल आंसर comes out to be power P is equal to चलो 43280 डिवाइडेड बाई 746, तो हमें आंसर मिलेगा 58.016 हॉर्स पावर। इतना हमें आंसर मिला। दिस इज अ पावर इन हॉर्स पावर यूनिट। ओके बच्चों, चलो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलो अब हम सेकंड वाला देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.15। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप ऑफ वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। चलो बच्चों हम क्या करते हैं, एक पंप है जो
ग्राउंड फ्लोर से क्या करता है, पानी को, वाटर को क्या करता है, पंप अप करता है। और एक टैंक है जिसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब, उसको 15 मिनट में क्या करता है, भर देता है। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबोव द ग्राउंड, अगर ये जो टैंक है वो फ्रॉम द ग्राउंड 40 मीटर हाइट पे है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 30%। यहाँ पे हमें पंप की एफिशिएंसी भी गिवन है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप इतने पानी को, इतनी टंकी को 30 मीटर क्यूब वाली जो टैंक है उसको 15 मिनट में भर देता है, तो वो कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। उससे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। A pump on the ground floor of a building can pump of water to fill a tank. So we can write volume of tank. टैंक का जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है, V इज इक्वल टू 30 मीटर क्यूब। ओके, चलो हम यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलो दूसरा हमें गिवन है टाइम टेकन बाय पंप टू fill the tank. So time t is equal to 15 मिनट। 15 मिनट को बच्चों हम सेकंड में ट्रांसफर करते हैं। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 60, देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट हम लिख सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 मिनट वी कैन राइट 60 सेकेंड। सो टोटल टाइम टेकन बाई पंप टू फिल द टैंक विच इज 900 सेकेंड। सो कितना टाइम लेगी वो, 900 सेकेंड जितना टाइम लेगी। अब देखो यहाँ पे इफ द टैंक इज 40 मीटर अबोव द ग्राउंड, हाइट ऑफ टैंक फ्रॉम द ग्राउंड से टैंक कितनी हाइट पे है, तो वो हाइट हमें गिवन है h इज इक्वल टू 40 मीटर जितनी हाइट पे है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पंप, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ईटा इज इक्वल टू 30%। अब देखो बच्चों, किसी मशीन की, किसी पंप की, किसी कोई भी हम XYZ ले लेंगे, एफिशिएंसी किसको बोलेंगे, इन कंपेयर टू इनपुट, उसका आउटपुट कितना होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एफिशिएंसी बोलते हैं। और वी कैन से अगर हम किसी पंप के इनपुट पावर को अगर हम उसके आउटपुट पावर को अगर हम इनपुट पावर से कंपेयर करते हैं, तब वो कंपैरिजन हमें मिलता है, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उसकी एफिशिएंसी बोलेंगे। हमें यहाँ पे एफिशिएंसी किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। दैट मीन्स ये जो पंप है उसको 100%, अगर उसे 100 वाट जितना पावर मिलता है तो वो पंप कितना आउटपुट वर्क कर सकता है, ओनली 30% ऑफ गिवन इनपुट पावर डिलीवर कर सकता है। ओके, सो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 30% जो हमें गिवन है। चलो अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। देखो यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे ग्राउंड है। सो ग्राउंड से कितनी हाइट पे पंप है, h जितनी हाइट पे है। ओके, अब देखो जब ये जो पंप है वो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तब उस वाटर के जो वॉल्यूम है और उसका जो मास होगा वॉल्यूम की वजह से, उस मास पे वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे इस वाटर का जो वाटर है, उस वाटर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, वेट फोर्स लगेगा। ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो यहाँ पे
बट उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं हम, पंप क्या करता है, उस वाटर को टैंक में फिल करता है। दैट मीन्स यहां पे हम क्या करते हैं, द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो वाटर पे डाउनवर्ड में लग रहा है। वाटर को हम विथ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। दैट मीन्स हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के अगेन में वर्क करते हैं। अब बच्चों जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में कुछ वर्क करते हैं तो वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लास्ट पॉइंट पे क्या करता है, स्टोर हो जाता है। सो यहां पे बच्चों यहां पे हम फाइंड कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हम यहां से वर्क निकालेंगे। सो वर्क इज इक्वल टू mgh। ओके, वर्क कितना होगा, mgh इतना होगा। पर बच्चों प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वाटर का तो मास है ही नहीं, बट हमें यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम गिवन है। सो यहाँ से हम लिखेंगे मास वी नोट हैट, देखो यहाँ पे वी नोट हैट डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नॉट मास, इट्स माय मिस्टेक। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां से हमें मास मिल जाएगा। सो मास इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों वाटर है तो वाटर की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी होगी बच्चों, ध्यान रखना 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। 10 पावर 3 दैट मीन्स 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय हमें यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम गिवन है 30 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर क्यूब और यहाँ पे मीटर क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा। सो मास ऑफ द वाटर विल बी, यहाँ से ओके देखो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पावर 3 है ना, यहाँ से 30 है तो यहाँ पे 10 पावर 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 kg लिख सकते हैं। सो दिस इज अ मास ऑफ द वाटर। वाटर का मास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, और वी कैन से, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, और मास ऑफ द वाटर इज 3 के बाद 4 टाइम्स 0 kg। सो 30,000 kg, ये हो गया मास ऑफ द वाटर। अब बच्चों इस मास को हम कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में। वर्क डन इज इक्वल टू mgh, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर्ड इन द, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। सो यहाँ से हम वर्क निकालेंगे। सो वर्क W इज इक्वल टू mgh, m कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 kg मल्टीप्लाई बाई g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ द टैंक फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द ग्राउंड कहाँ पे गया, ओके 40 मीटर, कितनी है 40 मीटर है। सो वर्क इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, 1176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, और वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट होगा जूल। तो इतना क्या हुआ, वर्क हुआ है। वाटर पे कितना वर्क किया पंप ने, 1176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 जूल जितना वर्क किया। ओके चलो अब हम निकालते हैं पावर। सो पावर इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। सो पावर P इज इक्वल टू कितना वर्क हुआ, 1176 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 जूल जितना वर्क हुआ,
और उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, 15 मिनट। सो 15 मिनट को हम अगर सेकंड में लिखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 900 सेकंड। सो यहाँ से हम लिख सकते 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 सेकंड। सो पावर P इज इक्वल टू, अगर हम 1176 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 130.66 130.66 ओके 130.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 ओके बच्चों, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 ओके। देखो बच्चों यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 पावर 2 की जगह पे 10 पावर 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13.066 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 वाट ओके। सो P इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं 13.066 किलो वाट। क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम किलो वाट लिख सकते हैं ओके। ये क्या हो गया, ये इनपुट पावर है बच्चों। ये कौन सा पावर है, इनपुट पावर है। अब जो आउटपुट पावर है वो तो इनपुट पावर का कितना है 30% है। सो यहाँ से हम यहाँ से एफिशिएंसी का यूज करके आउटपुट पावर को और कंज्यूम पावर को ऐसे भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये आउटपुट नहीं हुआ, ये इनपुट नहीं हुआ, ये आउटपुट हो जाएगा ओके। ये इनपुट नहीं होगा, ये आउटपुट हो जाएगा। इतना तो वर्क हुआ, किसने, पंप ने किया, तो पंप को कुछ एनर्जी मिली होगी, पंप को जो कुछ पावर मिला होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इनपुट पावर बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें पावर मिला उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर बोलेंगे। सो हम इसको PO से डिनोट करते हैं। चलो अब देखो, हम यहाँ से लिख सकते हैं आउटपुट पावर इज इक्वल टू 30% ऑफ इनपुट पावर। सो यहाँ से हम लिखेंगे एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। हमें यहां से इनपुट पावर निकालना है और वी कैन से द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय पंप। सो इनपुट पावर PI यहां से निकालेंगे। सो PI को हम यहां से सब्जेक्ट बनाते हैं, तो P इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सो P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट डिवाइडेड बाय ईटा। सो इनपुट पावर PI इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहां से आउटपुट पावर कितना है 13.066 किलो वाट जितना है, और एफिशिएंसी कितनी है 30%। बच्चों हम 30% को रिमूव करके हम वैल्यू लाते हैं। सो इनपुट पावर P इज इक्वल टू 13.066 किलोवाट एज इट इज डिवाइडेड बाई, अब 30% को रिमूव करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ से हम लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई 100। सो 0 0 कैंसल आउट। सो 3/10 तो वो 0.3 हो जाएगा। सो यहाँ से इनपुट पावर हमें मिलेगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू 13.066 किलोवाट डिवाइडेड बाई 0.3। सो यहाँ से हमें इनपुट पावर मिलेगा P इनपुट इज इक्वल टू 13.066 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 0.3। तो हमें आंसर मिलेगा 43.55 किलो वाट। ये क्या हो गया, इनपुट पावर। सो वी कैन से द पावर, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द पंप इज 43.55 किलोवाट। देखो यहाँ पे बच्चों
पंप को कितना इलेक्ट्रिक पावर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट मिला, 43.55 किलोवाट जितना मिला। ओके, बट पंप ने का वर्क कितना किया, पंप ने तो उसका ओनली 3% जितना ही वर्क किया। दैट मीन्स उसका पावर क्या है, इन आउटपुट पावर 13.066। ओके, सो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। Now we will solve exercise number 6.18, exercise number 6.9 and exercise number 6.10। चलो, तो सबसे पहले हम exercise number 6.18 की बात करते हैं। A bob of pendulum is released from the horizontal position. If the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point, given that it dissipates 5% of its initial energy against air resistance। चलो बच्चों, सॉल्यूशन निकालते हैं। यहां पे हमें क्या गिवन है, द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। मान लो बच्चों, ये बॉब की हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये बॉब की क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। हम यहां से उसकी लेंथ मेजर करते हैं। सो पेंडुलम की लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम 1.5 मीटर जितनी है। यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ द बॉब तक हम मेजर करते हैं। अब देखो, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, ओके, व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। अब बच्चों देखो, अगर हम यहाँ से इस बॉब को रिलीज कर देंगे तो ये बॉब है वो ऐसे 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 मोशन करता करता आएगा और यहाँ से अपने मिड पोजीशन से क्या करेगा, पास करेगा। यहाँ से अपने मिड पोजीशन से, दैट मीन्स इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उस लोअर मोस्ट पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा। ऐसे आके ऐसे 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 आके अपने जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहाँ से पास करेगा। अब बच्चों देखो, जब वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और वी कैन से लोअर मोस्ट पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है, जब उससे वो एच जितने हाइट पे था, एच जितने हाइट पे था, दैट मीन्स इनिशियल स्टेज पे उसके पास, जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था इनिशियली, तब उसके पास जो एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। जब हम यहाँ से बॉब को रिलीज करते हैं और बॉब जब अपने लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करता है, लोअर मोस्ट पॉइंट, जब वो अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन से या तो लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करता है, तब उसकी जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करता है तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पर बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, जो बॉब है वो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस के अगेन में क्या करता है, वो जब ऐसे मोशन करता है तब एयर मॉलिक्यूल्स और एयर है वो उस पर क्या करती है, रेजिस्टिव फोर्स लगाती है। सो रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उसकी जो एनर्जी है वो 5% एनर्जी क्या करती है, डिसिपेट हो जाती है। तो जब वो उसकी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब वो लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करता है तब कन्वर्ट नहीं होती। यहाँ जितनी एनर्जी थी उसका 5% एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी का कितने परसेंटेज होगी, 95% होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, जब अब देखो यहाँ पे 5% डिसिपेट होता है तो कितनी परसेंटेज रहेगी, 95%। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 95% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो सॉरी वो पूरी दैट मीन्स टोटली लोअर मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होगी, ओनली 95% एनर्जी ही कन्वर्ट होगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 95%, दैट मीन्स 95 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो, और पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों mgh जितनी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 95 डिवाइडेड बाई 100, तो वो हो जाएगा 0.95 mgh एज इट इज। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, जब वो अपने लोअर मोस्ट पोजीशन से पास करेगा तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, वो यहाँ पे फाइंड करनी है। सो यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो मास ऑफ द बॉब है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 0.95 इंटू जी एच। कहाँ से आया, तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे v स्क्वायर को रखा, 2 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.95, ओके चलो लिख देते हैं 0.95 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.95 मल्टीप्लाई बाई 2 वो हो गया 1.9, ये हो गया 1.9 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब देखो यहाँ पे बॉब की जो लेंथ है उतनी ही हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। तो h को हम कितनी लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, h 1.5 मीटर। कैसे, तो देखो यहाँ पे ये पेंडुलम है, उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। जब वो लोअर यहाँ से हम रिलीज करते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट से पास करता है, लोअर मोस्ट पॉइंट को बच्चों हम यहाँ से ग्राउंड सरफेस कंसीडर करें तो ग्राउंड से जब वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था तब की जो हाइट है उसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो 1.5 मीटर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1.5। सो 1.9 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 27.93। v स्क्वायर हमें मिला, v स्क्वायर इज इक्वल टू 27.93। तो यहाँ से हमें v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27.93। So velocity of bob when it pass from its lower most point, so इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 5.28 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से वो अपने लोअर मोस्ट पॉइंट से क्या करेगा बच्चों, पास होगा। ओके, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम व्हेन इट पास फ्रॉम इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट। ओके बच्चों, चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.9। अब बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बच्चों इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। इट अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स वो लीनियर मोशन करेगी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों यहाँ पे फोकस करो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रपोजनल टू, t टाइम पे उसका जो पावर है वो किसके प्रपोजनल में होगा, वो बच्चों यहाँ पे हमें फाइंड करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये है वो MCQ है, 1 मार्क्स का MCQ, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 1 मार्क्स MCQ है। सो दोनों 1 मार्क्स के ही हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें पावर की कुछ ऐसी टर्म लानी है जिसमें राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक टर्म ही वेरिएबल होनी चाहिए, उसके अलावा जो भी कोई टर्म होगी वो सभी टर्म्स कांस्टेंट टर्म होगी, तभी हम पावर को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट,
इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दैट मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन तो कैसा है, कांस्टेंट है, तो हमें इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ से हमें एक हिंट मिल गई। दूसरा, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। दैट मीन्स t टाइम पे जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है, t⁻², t⁻3/2, t²। इट मीन्स हमें यहाँ पे पावर और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है। ओके, पावर p इज प्रोपोर्शनल टू t⁻², क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलो बच्चों, अब पावर की एक फॉर्मूला हमें पता है, पावर p इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर p इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, चलो, एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से हम वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे पावर को यूज करते हैं, सो पावर इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग F वी कैन राइट मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इंटू टाइम। सो यहाँ से पावर p हमें मिलेगा, पावर p इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन स्क्वायर इंटू टाइम t। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, ये जो मास है, मास ऑफ द बॉडी, वो बच्चों कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज मास थोड़ी चेंज होने वाला है, सो मास कांस्टेंट। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो यहाँ से एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट यहाँ पे ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो गई, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू T। हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिला, P इज प्रोपोर्शनल टू T, सो P ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलो एक्सरसाइज नंबर 6.10, वो भी 1 मार्क्स का MCQ है। अ बॉडी इज मूविंग, ओके ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, थोड़ा लेंथी होगा। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली मीन्स एक ही डायरेक्शन में मोशन करती है, दैट मीन्स लीनियर मोशन होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। बच्चों यहाँ पे फोकस करो, कांस्टेंट पावर, दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक हिंट मिल गई, पावर कैसा है, कांस्टेंट है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे। चलो देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, पावर p इज इक्वल टू वर्क इंटू, सॉरी इज माई मिस्टेक, पावर p इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ऐसा ही होता है ना, पावर p इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, सो वर्क इज इक्वल टू, सो यहां से हम लिखेंगे, सो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। चलो बच्चों यहाँ पे पावर कैसा है, कांस्टेंट है। हमें डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हमें इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करेंगे, ओके बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम देखा था, उस वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा था, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। सो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। सो यहाँ से लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहता है
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब बच्चों बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे होगी, दैट मीन्स इनिशियली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बच्चों कैसे होगी, जीरो होगी। सो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैसी है, जीरो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है, जीरो है। सो वर्क डन इज इक्वल टू, चलो काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, चलो अब हमारे पास एक फार्मूला ये रहा वर्क का, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और एक फार्मूला ये हो गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चलो अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों फॉर्मूले वर्क के हैं, सो दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो इक्वेशन 1 एंड 2 को यहाँ पे यूज करते हैं। सो पावर इनटू टाइम, और वी कैन से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके बच्चों, चलो 2 यहाँ पे जाएगा, सो न्यूमरेटर में, और m डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे हम वी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे चला जाएगा। सो 2 टाइम्स पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाई मास ऑफ बॉडी। ओके, फिर से एक बार 2 यहाँ पे चला जाएगा, m डिवीजन में चला जाएगा। सो यहाँ से अगर हम v निकालें तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स pt डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m। चलो अब देखो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। सो dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। और राइट हैंड साइड की जो टर्म है वो एज इट इज 2 टाइम्स pt डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, हम dt को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे dx एज इट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट वाला पोर्शन भी एज इट इज 2 टाइम्स pt डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू dt। अब बच्चों हम इसको थोड़ा अलग तरह से लिखते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई m। बच्चों हम इस t को स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं, सो t रेज़ टू हाफ लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ t मीन्स t रेज़ टू हाफ, और ये dt एज इट इज। बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू, और वी कैन से दोनों साइड पे इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, सो वी कैन राइट 2p डिवाइडेड बाई m इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू हाफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू हाफ dt। अब सभी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐड होके टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो जाएंगे। सो x स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई m। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुना, ध्यान से, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये रहा इंटीग्रेशन का फार्मूला। अगर इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx है तो उसका इंटीग्रेशन होगा x रेज़ टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, t है, और n की जगह पे हाफ है, सो क्या हो जाएगा, t रेज़ टू
हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई हाफ प्लस वन। चलो, सो टी रेस टू, यहां से इंटीग्रेशन में से निकल गया, टी रेस टू हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, 1 प्लस हाफ, डेट मीन्स 1.5, 1.5 मीन्स 3/2। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं 3/2, और जो पावर होगा वो ही डिनोमीटर में आ जाएगा, सो 3/2। फिर से एक बार बच्चों, टी रेस टू हाफ है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टी रेस टू हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन मीन्स 1 प्लस हाफ, 1.5, 1 प्लस हाफ क्या होगा 1.5 होगा 3/2। सो यहां से टी रेस टू 3/2, और जो पावर होगा वो ही डिनोमिनेटर पार्ट में आएगा। अब डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर तो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाई m इंटू टी रेस टू 3/2। अब बच्चों पावर जो हमें कांस्टेंट गिवन है, मास ऑफ द बॉडी वो भी चेंज नहीं होगा, तो वो भी कांस्टेंट है। ये 2/3 वाली टर्म वो भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये टी रेस टू 3/2 हमें आया। तो यहां से x इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 3/2 हम यहां से लिख सकते हैं। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 3/2। ओके बच्चों, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।